अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मीरा और ईसा ने देखा कि पूरा मेंशन अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अच्छ का मेंशन तो रात में भी दिन की तरह चमकता था। मीरा कुछ बोलती तभी अचानक से लाइट जल जाती है, जिससे मीरा की आंखें एक पल के लिए चौधिया जाती हैं। वो अपनी आंखें खोलती तभी उसके कानों में एक साथ बहुत लोगों की आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे। इसी के साथ उसके ऊपर गुलाब और जैस्मिन की फूलों की बौछार हो जाती है। मीरा के लिए ये सब शौक से कम नहीं था। तभी उसकी नज़र अच्छ पर जाती है, जो वहीं सेंटर में खड़ा था। आज अच्छ ने एक ब्लैक टैक्सीडो पहना था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीरा अच्छ को देख ही रही थी कि उसके सामने राजीव आता है और उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे मीरा। राजीव की आवाज़ सुनकर मीरा का ध्यान अच्छे से हटकर राजीव पर जाता है, तो राजीव को देखकर बोलती है, थैंक्स, लेकिन ये सब। राजीव बोला, ये सब आपके प्यारे अच्छे बाबू ने किया है। मीरा कुछ बोलती तभी उसके सामने उसकी मेड आती है और बोलती है, प्लीज़ मैम, आप हमारे साथ आओगे। मीरा को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसकी नज़र अच्छ पर जाती है, तो वो अपनी आंखों से इशारा करके जाने को बोलता है। मीरा बिना कुछ कहे उसके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद राजीव ईसा को देखकर बोलता है, तुम भी जाओ, जाकर चेंज कर लो, ऐसे पार्टी में ये बोल वो अपना मुंह बना लेता है। ईसा बोली, पर मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। उसके ये बोलते ही राजीव के पास एक फीमेल वेट्रेस आती है और बोलती है, मैम प्लीज़ मेरे साथ आइए। राजीव भी उसे जाने को बोलता है, तो ईसा बोलती है, मेरे लिए कपड़े। वो आगे कुछ बोलती तभी राजीव उसे पकड़कर एक तरफ ले जाता है। वो दोनों अभी दरवाजे के पास थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजीव ईसा को एक तरफ लाकर उसे पकड़कर अपने करीब कर लेता है। राजीव बोला, चुपचाप जाकर पहन लो जो मैं लाया हूँ, आज पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ किया है। चुपचाप बात मान कर जाओ, नहीं तो मैं अपनी पराया ना तो खुद ही पहना दूंगा। लेकिन क्या है ना, तुम्हें मैं सुहागरात से पहले उस तरह से देखकर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। ये बोल वो उसके कानों को चूम लेता है। ईसा जल्दी से खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। उसके भागने से राजीव हंस देता है, फिर पार्टी में वापस चला जाता है। राजीव जाकर अच्छ के बगल में खड़ा हो जाता है, तो अच्छ उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, तो राजीव सकपका जाता है। क्या हुआ, तू ईसा को कहाँ अपने साथ लेकर गया था और वो इस तरह से भागी क्यों? अच्छ ने कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, राजीव बोलता है। लेकिन बोलते समय उसकी निगाहें इधर उधर जा रही होती हैं, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। अच्छ कुछ नहीं कहता है, फिर अपने ड्रिंक लेकर पीने लगता है। तभी उसकी निगाह सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहाँ से मीरा चली आ रही थी। मीरा ने सी ग्रीन कलर का एक गाउन पहन रखा था, जिसमें बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर एक पल को अच्छ की आंखें थम जाती है और दिल एकदम फास्ट धड़कने लगता है। उसने एक सिंपल सा नेकलेस और हाथों में ब्रेसलेट पहना हुआ था। बालों को खुला छोड़ बहुत लाइट मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसमें भी वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में सभी की नज़रें मीरा पर थम गई थी। मीरा धीरे धीरे कदमों से उतरकर नीचे आती है, तो उसे अपने आगे एक हाथ दिखाई देता है। जब वह नज़र उठाकर देखती है तो अच्छ उसके सामने अपने हाथ फैलाए हुए था। वह धीरे से अपने हाथों को अच्छ के हाथों पर रख देती है। अच्छ उसके हाथों को पकड़कर उसे पार्टी के बीच में लेकर आता है। राजीव अच्छ और मीरा के पास आकर बोलता है, मीरा, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। मीरा भी राजीव को थैंक्स कहती है, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी अच्छ की तरफ थी। वह चाहती थी कि अच्छ भी उसे विश करे, लेकिन अच्छ ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं कहा था। और यही बात मीरा को अच्छी नहीं लग रही थी। आज न जाने क्यों उसे अच्छे से कुछ एक्सपेक्टेशन होने लगी थी कि वह उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, उसे बर्थडे विश करे, जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को करता है। राजीव मीरा से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी निगाहें एक ओर जाकर थम जाती हैं। जब मीरा उसकी निगाहों का पीछा करती है तो उसके भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस तरफ से ईसा चली आ रही थी। ईसा ने आज एक लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी निगाहें नीचे थी और एक हल्के शर्म की लाली उसके चेहरे पर थी। राजीव जब ईसा को देखा तो उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगती हैं। वह ऊपर से नीचे तक ईसा को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें जाकर ईसा की कमर पर थम जाती है, जहां ईसा ने एक पतली सी चैन पहन रखी थी। वह चैन ईसा की गोरी और पतली कमर में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजीव की नज़र बार बार वहीं जाकर ठहर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह जाए और ईसा को अभी अपने बाहों में भर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था।
कुछ देर में एक वेटर केक की ट्रॉली लेकर आता है। उसको देखकर मीरा के चेहरे की खुशी और बढ़ जाती है, क्योंकि वह उसका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट केक था। मीरा एक बार फिर अच्छ की ओर देखती है, लेकिन अच्छ बिना किसी भाव के केक की ओर देख रहा था। वह मीरा का हाथ पकड़कर केक की तरफ लेकर जाता है। मीरा भी केक कट करती है और सबसे पहले वह ईसा को खिलाती है, फिर राजीव को खिलाती है, क्योंकि अच्छ उसके बगल से हटकर साइड में खड़ा हो गया था। मीरा का अच्छ का यूं दूसरी ओर जाकर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। मीरा को राजीव और ईसा ने भी केक खिलाया था। इस पूरे सिचुएशन के दौरान ईसा एक बार भी राजीव की ओर नहीं देख रही थी, क्योंकि उसे उस ओर देखने में शर्म आ रही थी। उसके कानों में बार बार राजीव की वही बातें गूंज रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई डांस की। एक रोमांटिक सॉन्ग बजा, सभी डांस करने लगे। राजीव भी ईसा का हाथ पकड़कर अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर गया। ईसा अपनी शर्म की वजह से जाना नहीं चाहती थी, फिर भी राजीव उसे अपने साथ लेकर गया है। मीरा राजीव और ईसा को देख रही थी। एक स्माइल उसके चेहरे पर आ गई थी, लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस होती है। वह देखी तो उसके बगल में अच्छ खड़ा था। अच्छ उसे अपने साथ लेकर डांस फ्लोर पर जाता है। तभी लाइट एकदम डिम हो जाती है और एक फोकस लाइट अच्छ और मीरा पर पड़ती है। दोनों ही इस समय मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। मीरा की नज़रें अभी भी अच्छ के ऊपर थी और अच्छ के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन तभी अच्छ ने मीरा के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वह सरप्राइज हो गई। मीरा कुछ कहती उसके पहले ही सॉन्ग चेंज हुआ। दोनों ही उस सॉन्ग पर डांस करने लगे। अच्छ अभी भी एकटक मीरा को आंखों में देखे जा रहा था। मीरा भी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। उसे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वह इस समय कितने लोगों से घिरी हुई है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलने जाना सनम। मीरा अच्छ की आंखों में देखे जा रही थी, जैसे वह अपने दिल के हाल कोई गाने के द्वारा बयां कर रही हो। दूसरी ओर ईसा और राजीव भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहे थे। यह सॉन्ग उनके ऊपर भी बहुत फिट बैठ रहा था। राजीव डांस के साथ ही उसके कुछ इशारे भी कर रहा था, जिन्हें समझ ईसा शर्मा जा रही थी। बाहर बन के आऊँ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इस तमन्ना में, तुम मेरे हो हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मीरा की आंखों में कुछ नमी आ गई थी। शायद आज उसे अच्छ का प्यार भी दिखाई दे रहा था, जिन्हें वह समझ भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। शायद उसका दिल भी अब अच्छ के लिए पिघल रहा था। तभी आगे की लाइन को अच्छ ने गाना शुरू किया। उसकी मैग्नेटिक आवाज़ को सुन सॉन्ग को भी बंद कर दिया। सिर्फ उसके साथ ट्यूनिंग बज रही थी। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डोली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। अच्छ के मुँह से यह लाइन सुनकर मीरा की आंखों में भी नमी आ गई और उसने झट से अच्छ को अपने गले लगा लिया। अच्छ ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और आगे की लाइन गाने लगा। सॉन्ग खत्म हुआ, लेकिन अच्छ और मीरा अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अच्छ ने मीरा के कानों के पास जाकर धीरे से कहा, क्या अभी भी तुम्हें मेरे कन्फेशन पर यकीन नहीं है? उसकी बात सुनकर मीरा उससे अलग हुई और भरी आंखों से उसे देखने लगी। अचानक से ही मीरा ने अपने पंजे पर खड़े होकर धीरे से अच्छ के माथे पर एक लाइट किस दे दिया। उसके लाइट किस देने से अच्छ की आंखें बंद हो गई और होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। आज मीरा ने शब्दों में ना कहकर अपने एक्शन से अच्छ को यकीन दिला दिया कि उसे उसके प्यार पर यकीन हो गया है। उसके इस एक्शन के बाद अच्छ उसे जोर से अपनी बाहों में भींच लिया, गोल गोल घुमाने लगा। अच्छ आज बहुत खुश था और मीरा भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके खिलखिलाती हुई हंसी चारों ओर गूंज रही थी। तभी उन दोनों के कानों में सभी की तालियों की आवाज़ गूंजती है, जिससे दोनों ही होश में आ जाते हैं। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है। सब लोग खा पी कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। मीरा भी अपने कमरे में जाकर चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह वार्डरोब से चेंज करके बाहर आती है, उसकी नज़र अच्छ से मिलती है, जो उसके रूम में उसके बेड पर बैठा हुआ था। अच्छ को अपने रूम में देखकर मीरा की धड़कन बढ़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अच्छ यहाँ क्यों आया है। तभी अच्छ उठकर उसके पास आया और कहता है, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रॉमिस किया था। आज ही वो दिन है जिस दिन मैं वो प्रॉमिस पूरा करना चाहता हूँ। क्या तुम चलोगी नहीं मेरे साथ? मीरा असमझ से अच्छ को देख रही थी, लेकिन अच्छ ने उसके भाव को इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद अच्छ की कार एक खंडहर के सामने रुकती है। वह मीरा को उस खंडहर के अंदर लेकर जाता है। मीरा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अच्छ उसे इस कंधार जैसी जगह पर क्यों लेकर आया है। मीरा उससे पूछना चाहती थी, लेकिन अच्छ के चेहरे के भाव एकदम शांत थे।
उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। मीरा ने उसके चेहरे के भाव देखकर उसे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और उसके पीछे पीछे चले जा रही थी इस पूरे रास्ते भर। और वहां पहुंचने के बाद भी उसने एक पल के लिए भी मीरा का हाथ नहीं छोड़ा था। मीरा अंदर उसके साथ चली जा रही थी और चारों तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए देखे जा रही थी। लेकिन अंदर जाने के बाद सामने का नज़ारा देखकर मीरा की आंखें शौक की वजह से खुल जाती हैं और हल्की नमी भी उतर आती है। मीरा के सामने वही आदमी जिसे उसने कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था, जिसने उसकी मां को मारने में उसके बाप की हेल्प की थी, वो आदमी इस समय सामने कुर्सी पर बंधा हुआ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। मीरा उसे अपनी भरी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादों के अलावा एक गुस्सा भी था जो कि उस आदमी के लिए था। तभी मीरा के कानों में अच्छी की आवाज़ आती है जो कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि जिसने भी तुम्हारी माँ को मारा है उसे तुम्हारे हाथों से सज़ा दिलवाऊंगा, तो जाओ जाकर अपनी माँ का बदला ले लो। मीरा अच्छी की तरफ देखती है जो एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ उसे देख रहा होता है। मीरा ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसको होश आ रहा था। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है तो वो और भी डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मीरा कौन है। वह आदमी अपनी टूटी फूटी आवाज़ में कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है। उसकी बातें सुनकर मीरा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसके पास पहुंच जाती है। मीरा अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए उस आदमी को देख रही थी कि अचानक से वो जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे एक थप्पड़ मारकर बोलती है, कुछ नहीं किया है तुमने, याद नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने इतने पाप किए हैं कि उनको याद रखना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। यह बोलकर वह उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, यह एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करने के लिए। दूसरा थप्पड़ मारकर बोलती है, यह मेरी बड़ी माँ को मारने के लिए। एक और थप्पड़ मारकर बोलती है कि ये मेरी बड़ी माँ के होने वाले बच्चों को मारने के लिए, जो मेरा भाई या बहन होता, लेकिन तुम लोगों की वजह से वो दुनिया में आने से पहले ही ऐसे ही वो उसे थप्पड़ मारे जा रही थी और साथ साथ उसे यह भी कह रही थी, बड़ी माँ और बड़े पापा की खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए, और यह मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मेरी माँ को मारने के लिए। मीरा ऐसे बोल बोल कर उस आदमी को थप्पड़ों से मारे जा रही थी। उस आदमी के चेहरे पर मीरा के हाथों के थप्पड़ों के निशान पड़ गए थे, यहाँ तक कि मीरा के हाथ भी उसे थप्पड़ मारते मारते छिल गए थे, उनसे खून निकलने लगा था। जब अच्छ की निगाहें उसके हाथ पर पड़ती हैं तो वो जाकर उसे पकड़ लेता है। अच्छ मीरा को पकड़कर अपने करीब लेकर आता है। वह उसके हाथों को देखकर बोलता है, होश में हो तुम उसे सजा दे रही हो या खुद को? अपने हाथों को देखो, क्या हो गया है, इतना खून निकल रहा है तुम्हारे हाथों से। ऐसे बोलते हुए अच्छ अपनी जेब से रुमाल निकाल कर मीरा के हाथों से उस खून को पोंछ रहा था। मीरा की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे और वह अपना हाथ पीछे खींचने लगती है, लेकिन अच्छ उसके हाथों को नहीं छोड़ता और बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें उसे सज़ा दिलाने के लिए ले आया था, ना कि तुम्हें खुद सज़ा देने के लिए। देखो कितना खून बह रहा है हाथों पर तुम्हारे। अच्छ की बातें सुनकर मीरा आगे कहती है, सज़ा तो मुझे भी मिलनी ही चाहिए ना, इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं ही ना होती तो मेरी माँ भी जिंदा होती, मेरी बड़ी माँ भी जिंदा होती, और मेरी बड़ी माँ मेरे बड़े पापा का अंश भी जिंदा होता। मुझे बचाने के चक्कर में उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ी खुशी जो उन्हें इतनी मुश्किल से हासिल की थी वह भी खो दी। मेरी माँ चली गई, मेरी बड़ी माँ चली गई, सब मेरी वजह से हुआ, सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे भी सब की सज़ा मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए मुझे भी इन सब की सज़ा। ये बोलते हुए मीरा अपने गालों पर अपने हाथों से थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन अच्छ उसके दोनों हाथों को पकड़कर खुद के गले लगा लेता है। उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, नहीं मीरा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोष देना बंद करो। इन सब में जिसकी गलती है उसे भी सज़ा मिलेगी, हम दोनों मिलकर उसे सज़ा देंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलते हुए उसने उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मीरा भरी आंखों से अच्छ की आंखों में देख रही थी। अचानक से उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अच्छ मीरा को रोने दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझ में आ गया था कि उन सब के मौत की जिम्मेदारी मीरा खुद को मानती है। वो चाहता था कि वह खूब अच्छे से रो ले ताकि उसके मन का गुबार निकल जाए। मीरा के रोने की आवाज़ जब सिसकियों में बदल गई थी तो अच्छ उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मीरा देखो, आज इसे सजा दो, और फिर जिन लोगों ने तुम्हारी बड़ी माँ और माँ को मारा है, मैं उन सबको तुम्हारे सामने ऐसे ही लेकर आऊँगा। आज इसे अपने हाथों से सजा दो, आगे बाकियों को सज़ा देने के लिए
अपने हाथों को तुम्हें मजबूत बनाना पड़ेगा, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। यह बोलकर अच्छ मीरा के हाथों में एक बंदूक पकड़ा देता है। मीरा उस बंदूक को पकड़ते हुए डर रही थी, लेकिन अच्छ ने अपने हाथों में वह बंदूक पकड़ और उसके हाथों में अपना हाथ लेकर उस बंदूक से फायर किया। उस बंदूक से निकली हुई गोली उस आदमी के सिर के पार हो गई और वो वहीं ढेर हो गया। मीरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अच्छ ने चारों तरफ देखा तो उसके जो भी आदमी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे वह सभी अपनी आंखें नीचे किए हुए खड़े हो गए। अच्छ आगे बढ़ा और मीरा को अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में अच्छ मीरा को लेकर मेंशन में आ गया। मीरा अभी भी उसकी बाहों में थी और वह अभी भी हल्के हल्के सिसक रही थी। अच्छ मीरा को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया और धीरे से उसे उसने बेड पर बिठा दिया। अच्छ मीरा से दूर जाने लगा तो मीरा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अच्छ ने मीरा की ओर देखा तो मीरा उसकी आंखों में बड़े ही प्यार से देख रही थी। हालांकि उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके लिए प्यार भी झलक रहा था। अच्छ को मीरा की आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। अच्छ मीरा के पास बैठ गया। उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करके बोला, क्या हुआ, सोना नहीं है? अच्छ ने कहा। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप आज मुझे अपनी बाहों में लेकर सो सकते हैं? प्लीज़, आई नीड यू, प्लीज़। अच्छ ने उसकी ओर देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। यह बोलकर वो जाने लगा तो मीरा ने उसके हाथों को पकड़ लिया तो अच्छ ने उससे कहा, मैं चेंज करके आता हूँ। ये सुनते ही मीरा ने उसके हाथों को छोड़ दिया। अच्छ भी चेंज करने के लिए क्लोजेस्ट रूम की ओर चला गया। जब अच्छ चेंज करके आया तो इस समय उसने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था, उसके ऊपर बॉडी अभी भी न्यूड थी। मीरा की नज़र जब उसकी बॉडी पर पड़ती है तो एक बार के लिए वह उसके सिक्स पैक एब्स को देखकर फ्रीज हो गई। मीरा के गाल और कान शर्म से लाल हो गए। उसको शर्माता हुआ देखकर अच्छ के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छ को अपनी तरफ आता देखकर मीरा की धड़कनें बढ़ गई। मीरा खुद को संभाल कर बोलती है, आपने शर्ट क्यों नहीं पहना है? मीरा की यह सब बोलते समय उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे जो उसकी घबराहट और नर्वसनेस को बहुत अच्छे से बता रहे थे। अब तक अच्छ मीरा के करीब आ चुका था और वह बेड पर भी बैठ चुका था। उसने धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर मीरा के गालों पर रखा और उसके कानों के पास जाकर धीरे से बोला, मुझे शर्टलेस सोने की आदत है। अच्छ के ये बोलते समय उसके होठ मीरा के कानों को छू रहे थे, जिससे मीरा के बॉडी में गुस्बम्स उठ रहे थे। उसने खुद को अच्छ से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसे अच्छ का एक हाथ उसके बालों में फंसता हुआ महसूस होता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। अच्छ ने उसे खींचकर बाहों में भर लिया। मीरा की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मीरा कुछ कहने को हुई थी कि उसे अपने चेहरे पर अच्छ की सांस महसूस हुई और उसकी निगाहें अच्छ की निगाहों से जाकर मिल गई। अच्छ की आंखों में खुद के लिए डिज़ायर देखकर मीरा की आंखें शर्म से बंद हो गई और आज उसे अच्छ के प्यार पर कोई शक नहीं था, तो उसने खुद को अच्छ के हवाले कर दिया। अच्छ ने उसके बंद पलकों को इसकी स्वीकृति मान ली। अच्छ ने अपना एक हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। वहीं दूसरी ओर मिहिर के घर में जब आसी ने मिहिर से पूछा था कि वह उसे इतना प्यार क्यों करता है, आखिर वह कब मिले, आखिर ऐसा क्या है उसमें जो इतने साल तक वह उसका इंतज़ार करता रहा। वह आगे नहीं बढ़ा। मिहिर ने आसी को कोई जवाब देने की बजाय एक कमरे में लेकर गया, जिस कमरे में चारों ओर आसी की तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें कुछ में वह कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और कुछ में वह खेलती हुई, कहीं दौड़ती हुई, कहीं पानी के पास बैठी हुई। ऐसी ही उसकी बहुत सारी तस्वीर उस कमरे में लगी हुई थी। मिहिर ने उसे बताया कि जब भी उसे उसकी याद आती थी वह इस कमरे में चला आता था। इस कमरे में रहकर उसे कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि आसी उससे दूर हो गई है। उसे हमेशा यही लगता था कि वह उसके दिल के बहुत करीब है। उसकी बात सुनकर और उस कमरे को देखकर आसी का दिल इमोशन और वार्म फीलिंग से भर गया और उसने मिहिर को अपने गले से लगा लिया था। आसी जब से उस कमरे को देखी थी तब से उसके मन में मिहिर के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। आज मिहिर किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ उसकी दाई माँ और आसी ही थी। आसी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी रात के सन्नाटे में बिखरी हुई सुकून को महसूस कर रही थी कि अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि मिहिर उसे इतना प्यार करता है तो क्या उससे इस तरह से उसके साथ करना सही है। यही सब सोच रही थी कि अचानक से वह अपनी आंखें बंद करती है। उसे मिहिर का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। मिहिर के बारे में सोचकर आसी के चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आ जाती है और वह खुद से कहती है, आज मैं मिहिर को अपने दिल की बात बता दूंगी और उनसे यह भी कह दूंगी
कि मैं अब उनसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहती। मैं उनसे जल्दी कहूँगी कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आशी ने सोच लिया था कि वह मिहिर को अपने दिल की बात बता देगी, उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगी, नई बातें बनाएगी। जो पुरानी याद भूल चुकी है उन्हें वह फिर से याद नहीं करना चाहती है। लेकिन क्या पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ना इतना आसान होता है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यही सब सोच कर आशी चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मिहिर नहीं आने वाला। वो 2 दिन के लिए अपने काम से बाहर गया हुआ था। अगली सुबह जब कमरे में सूरज की रोशनी खिड़की से चलकर मीरा की आंखों में पड़ती है तो वो कसमसा के अच्छ की बाहों में फिर से दुबक के सो जाती है। उसके हिलने की वजह से अच्छ की आंखें खुल जाती हैं। अच्छा अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने मीरा का इनोसेंट सा फेस होता है। उसे देखकर अच्छ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वह धीरे से मीरा को खुद से अलग करता है, उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर चला जाता है। जब कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि राजीव अपनी गोद में ईसा को लेकर आ रहा था। ईसा भी उसकी बाहों में कंफर्टेबल थी। अच्छ को कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। उसने कल जब उन दोनों को पार्टी में साथ देखा था तभी उसे शक हो गया था, और आज यकीन भी हो गया। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि उन दोनों को अच्छ की आवाज़ आती है, जो कहता है ये क्या हो रहा है। दोनों ही उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और ईसा पर राजीव की पकड़ छूट जाती है, जिससे वो उसके गोद से नीचे गिर जाती है। ईसा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर राजीव को एहसास होता है कि उससे क्या हो गया। वो जल्दी से ईसा के पास नीचे बैठ जाता है और बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया। वो उसकी आवाज़ अचानक से पड़ी ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया। तुम फिर से सॉरी सॉरी उसे उठाने लगता है। ईसा भी अपनी कमर पर हाथ रख कर उठती है और गुस्से में राजीव को घूरने लगती है। तब तक अच्छ भी दोनों के पास आ चुका था। वह उन दोनों को ही देखकर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? अच्छ का सवाल सुनकर दोनों ही शक पका जाते हैं। फिर राजीव धीरे से बोलता है, वो अच्छ मैं तुझे बताने ही वाला था, लेकिन वो टाइम नहीं मिला। और क्या बताने वाला था तू? अच्छ ने कहा। ईसा देखती है कि राजीव अच्छ के सामने बोलने में हिचकिचा रहा है तो वही आगे बढ़कर कहती है, सर वो हम आपको बताने वाले थे कि वी आर इन रिलेशनशिप। और यह कब से चल रहा है? अच्छ ने कहा। अच्छ के सवाल पर राजीव ने कहा, एक्चुअली मैं ईसा को बहुत पहले से पसंद करता था। हम जब कुछ दिनों पहले मिले थे तो तुम दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ गए, यही बोलना चाहते हो ना? अच्छ ने कहा। उसके बाद पर दोनों ने ही अपना सर हाँ में हिला दिया। अच्छ ने ईसा की तरफ देख कर पूछा, क्या इस बारे में मीरा को पता है? ईसा ने ना में सिर हिलाया। तभी उन सभी को पीछे से एक आवाज़ आती है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। जब सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो मीरा वहाँ अपने हाथ बांधे खड़ी रहती है। मीरा की नींद तभी खुल गई थी जब उसे ईसा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह कुछ बुरा होने के अंदेशा से जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आती है तो बाहर सबकी बातें सुन लेती है। ईसा जल्दी से मीरा के पास आकर कहती है, सॉरी यार, मैं तुझे बताने वाली थी, पर मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मैं बता नहीं पाई। और इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि मीरा उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है। मीरा के ऐसे देखने पर राजीव और ईसा दोनों को घबराहट होने लगती है। राजीव जानता था कि ईसा की लाइफ में मीरा के अलावा कोई भी नहीं है, और अगर मीरा ने सबके लिए मना कर दिया तो शायद ईसा उसे छोड़ दे, क्योंकि मीरा ईसा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शख्स थे। वह जल्दी से अच्छ के पास जाता है, उसके कान में धीरे से बोलता है, प्लीज़ यार कुछ करो ना, मना ना किसी तरह से मीरा को। अच्छ उसकी तरफ देखता है, अब बोलता है, मैं तुझे क्या नज़र आता हूँ? राजीव उसको प्लीजिंग टोन में बोलता है, प्लीज़ यार हेल्प मी ना। राजीव की ऐसी टोन सुनकर अच्छ कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। यह बोलकर वो मीरा और ईसा के पास चला जाता है। अच्छ को सामने देखकर एक पल को मीरा शर्मा जाती है और वह चुप हो जाती है। अच्छ उसके पास जाकर कहता है, क्या कर रही हो? अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फ्रेंड भी यहीं रहेगी। अच्छ की बातों पर मीरा कुछ नहीं कहती है, वह अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद ईसा मीरा के पीछे जाने को होती है कि अच्छ उससे कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। उसके बाद अच्छ मीरा के कमरे में चला जाता है। ईसा राजीव के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मिहिर के घर में आज सुबह से ही आशी ने मिहिर के आने की पूरी तैयारी कर ली थी। आज जो मिहिर से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, उसने आज एक सिल्वर कलर की साड़ी पहनी थी जो कि उसे मिहिर ने ही ला कर दी थी।
उसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी थी। आसी एक बार अपने आप को मिरर में देखती है और उसके बाद खुद से कहती है, आप कितने प्यार से मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे। आज मैंने इसे पहना है और आज आपको मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगी। यह सब वो बोल रही थी कि तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है और उसे सुनकर वह खुश हो जाती है और जल्दी से बाहर की तरफ भागती है। बाहर मिहिर अपनी कार से निकलता है और घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि उसके सामने दरवाजे पर आसी खड़ी होती है, जिसे देखकर वह फ्रीज हो जाता है। आसी जब मिहिर को देखती है कि वह उसे कैसे देख रहा है तो वो शर्मा जाती है, लेकिन मिहिर कुछ ही देर में सेंस में वापस आता है और अंदर की ओर जाने लगता है। वो अंदर आता है और आसी से पूछता है, अब कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आप? आसी हाँ में सिर हिला देती है और फिर मिहिर से पूछती है, आपकी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? सब ठीक रहा ना? मिहिर बोलता है, अच्छी रही। मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन अब थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। आसी उसके हाथ से सूटकेस लेती है और उसे सोफे पर रख देती है और उसे खाने की टेबल पर ले जाते हुए कहती है, वो तो सब ठीक है, चलिए पहले कुछ खा लीजिए। मिहिर फ्रेश होकर आने को कहता है और अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद आसी किचन में जाकर खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगती है। आज उसने खुद अपने हाथों से मिहिर के लिए उसके पसंद का खाना बनाया था। कुछ ही देर में मिहिर भी फ्रेश होकर आ जाता है और वह जब डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो सामने आसी को देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है, आज खाना तुमने बनाया है? आसी को समझ ही नहीं आता है कि मिहिर कैसे समझ गए कि खाना उसने बनाया है। आसी बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मिहिर बोला, क्योंकि इसमें खुशबू ही अलग आ रही है। मिहिर सभी डिशेज से उनके ढक्कन हटाकर देखता है, लेकिन लास्ट वाली डिश का जब कवर हटाता है तो उसे देखकर उसके चेहरे पर शोक और खुशी दोनों एक साथ एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक केक रखा हुआ था जिस पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, विल यू मैरी मी। मिहिर कभी उस केक को देखता तो कभी आसी को। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आसी ने उसे खुद आगे से आकर शादी के लिए प्रपोज किया। उसने एक बार फिर से आसी की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। मिहिर जल्दी से आकर आसी को अपने गले से लगा दिया और ज़ोर से बोला, आई लव यू सो मच। आसी उसकी एक्साइटमेंट देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मिहिर उसे अपने गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। कुछ देर बाद जब वह उसे नीचे उतारता है तो उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर बोलता है, आसी, मुझे यकीन नहीं होता कि सब सच है। मैं तरस गया था यह सुनने के लिए। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आसी भी उसकी आंखों में उसकी खुशी देख सकती थी। उसने आगे बढ़कर मिहिर के होठों पर एक लाइट किस कर दिया, लेकिन मिहिर ने उसे उसकी कमर से थाम कर अपने गले से लगा लिया, जैसे कि आसी वो छोड़ेगा तो कहीं दूर चली जाएगी। दूसरी ओर अच्छ के घर पर अच्छ मीरा के कमरे में जाता है तो मीरा अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी और खुद से ही बोले जा रही थी, ईसा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वह ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसे झटके से अच्छ ने अपनी बाहों में ले लिया और उसके चेहरे को थाम कर बोला, तुम कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हो? अच्छ ने कहा। मीरा उसकी ओर देखकर कहती है, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। आप नहीं जानते, ईसा मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने उससे आज तक कुछ नहीं छुपाया, ना उसने मुझसे कुछ छुपाया, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी बात छुपा दी तो गुस्सा तो आना ही है ना। अच्छा, उसकी बात पर कहता है, मतलब तुमने आज तक उससे कुछ भी नहीं छुपाया? तो मीरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो अच्छा अपने चेहरे पर एक शरारती स्माइल लाकर बोलता है, मतलब तुमने उसे हमारे निजी पलों के बारे में भी बताया है जो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं? यह बोलकर वह मीरा के चेहरे को देखकर अपनी आई विंक कर देता है। उसकी बात सुनकर मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह खुद को अच्छे से छुड़ाने लगती है, लेकिन अच्छ उसकी कमर पर अपनी ग्रिप टाइट कर देता है। मीरा कहती है, छोड़िए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अच्छ उसे और अपने करीब खींचकर बोलता है, क्यों, क्या हुआ? मीरा कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मुझे फ्रेश होने जाना है। उसके बाद पर अच्छ कहता है, एक शर्त पर। मीरा बोली, कैसी शर्त? जिस पर अच्छ कहता है, तुम्हें राजीव और ईसा को माफ़ करना होगा और उनके रिलेशनशिप के लिए मानना होगा। मीरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? अच्छा उसके चेहरे को देखकर एक शरारती स्माइल करते हुए बोलता है, एक ऑप्शन है, अगर तुम मानो तो मीरा उसके चेहरे को देखकर बोलती है, क्या ऑप्शन है? अच्छा उसके कानों के पास जाकर बहुत ही सेडेक्टिव वॉइस में बोलता है, तुम्हें कल की रात याद है ना? तो क्यों ना एक बार
इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता है। अच्छ बीबी मीरा के चेहरे पर एक स्माइली फेस के साथ देख रहा था। अच्छ की बातें सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह खुद को छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है उन दोनों का रिश्ता। फिर मीरा पूरा जोर लगाकर अच्छ की बाहों से छूटकर बाथरूम में भाग जाती है। उसके जाने के बाद अच्छा अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बेड पर गिर जाता है। कुछ देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मीरा देखती है कि ईसा उसकी ओर नहीं देख रही है तो वो बोलती है, अब इस तरह मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है। उसकी बात सुनकर राजीव और ईसा दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आज अच्छा और मीरा एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए मॉल में आए हुए थे और इसी मॉल में आशी और मिहिर भी आए हुए थे। बात यह थी कि मिहिर जल्द से जल्द आशी से शादी करना चाहता था, जिसके शॉपिंग के लिए दोनों यहाँ आए हुए थे। अच्छा अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है और मीरा वहीं बैठी थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसने एक येलो कलर का सूट पहन रखा था। मीरा को उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो माल से निकलने वाली होती है। थोड़ा आगे चलकर वह लड़की अचानक से पीछे देखती है और साथ के लड़के के साथ जाने लगती है तो मीरा उसका चेहरा देख लेती है। उस चेहरे को देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। मीरा बिना अच्छ पर ध्यान दिए वहाँ से उस लड़की के पीछे भागती है। वह जल्दी जल्दी एलिवेटर से नीचे उतरती है और बाहर की ओर भागती है, लेकिन बाहर देखती है कि वो लड़की कार में बैठकर जा रही है तो वो भी उस गाड़ी के पीछे भागने लगती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और सड़क के बीचों बीच आ जाती है। तभी एक गाड़ी जोर से आती है और उसे टक्कर दे देती है। उस टक्कर की वजह से मीरा हवा में काफ़ी दूर तक उछलकर ज़मीन पर गिर जाती है। मीरा के सर से खून निकल रहा था और वह बेहोशी की हालत में जाने वाली होती है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, आशी दी। अच्छ जो मीरा के पीछे पीछे ही बाहर आया था, वह जब मीरा को ऐसे गिरते हुए देखा तो भाग कर आता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मीरा। जब तक अच्छ मीरा के पास पहुंचता है तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वह भीड़ को हटाते हुए मीरा के पास पहुंचता है तो देखता है कि मीरा खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई है और वह बेहोश हो चुकी है। मीरा की ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए अच्छ भी सुन्न होकर वहीं मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में मीरा का ऑपरेशन चल रहा था। उसके सिर पर एक गहरी चोट आई हुई थी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं बाहर अच्छ एक सीट पर बैठा हुआ था। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उसकी बेचैनी, घबराहट उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसकी आंखें एकदम खूनी लाल हो चुकी थी। उसके बगल में ही राजीव भी बैठा हुआ था। तभी ईसा भागते हुए वहां आती है और राजीव को पकड़कर बोलती है, क्या हुआ? मीरा कहाँ है? क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ईसा बार बार राजीव को हिलाकर पूछे जा रही थी और राजीव उसकी आंखों से तो बस आंसू गिरे जा रहे थे। राजीव ने खुद को संभाला और ईसा को पकड़कर बोला, ईसा, मीरा का एक्सीडेंट हो गया है। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और इस टाइम उसका ऑपरेशन हो रहा है। राजीव की बातें सुनकर ईसा के पैर डगमगा जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। रोते हुए बोलती है, क्यों हमेशा उसके साथ ऐसा होता है? हर बार भगवान उसके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हमेशा उसके साथ होता है ऐसा? आखिर क्या गलती है उसकी? यह सिर्फ एक शख्स की वजह से हो रहा है। उस इंसान के किए की सज़ा आज मीरा को ऐसे मिल रही है। राजीव समझ रहा था कि ईसा मीरा के पिता के बारे में बोल रही है, लेकिन उस समय उसने कुछ ना बोलकर ईसा को संभालते हुए पास की चेयर पर बैठा दिया। लगभग 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, अपना मास्क उतारते हैं। उन्हें देखकर सभी उनकी तरफ पहुंच जाते हैं। ईसा डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, डॉक्टर, कैसी है मेरी मीरा? वो ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना डॉक्टर, प्लीज़। राजीव ईसा को पकड़ता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? डॉक्टर एक नज़र राजीव को देखते हैं और बोलते हैं, देखिए मिस्टर राजीव, हमने पूरी कोशिश की है लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते हैं से क्या मतलब है आपका डॉक्टर? राजीव ने कहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और सांस लेकर बोला, देखिए, हमने उनका ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। हमने ब्लड भी चढ़ा दिया है, लेकिन वो होश में आएंगी कि नहीं यह तो नहीं कह सकते। अगर उन्हें 24 घंटे में होश नहीं आया तो कोमा में भी जा सकती हैं या फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर का यह कहना ही था कि उनको अपने गले पर मजबूत ग्रिप महसूस होती है और उनकी सांसें अटक जाती है। जब राजीव और ईसा देखते हैं तो वह कोई और नहीं अच्छ है, जो डॉक्टर के गले को पकड़कर उन्हें दीवार से लगाकर गुस्से से बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की?
उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अस्पताल को जला कर राख कर दूंगा। तुम अभी जानते नहीं हो मुझे। इस समय अच्छ की आवाज़ इतनी भयानक थी कि सभी के रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। राजीव ने जब अच्छ को इतना एग्रेसिव होते देखा तो उसने जाकर डॉक्टर को उससे छुड़ाते हुए कहा, अच्छ क्या कर रहा है, छोड़ इन्हें, इसमें इनकी क्या गलती है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना। राजीव अच्छ को डॉक्टर से अलग करके डॉक्टर को सॉरी कहता है। डॉक्टर उसे बिना कुछ कहे चले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो जानते थे अच्छ कौन है। उसके सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अपना सर नीचे किए वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद राजीव अच्छ के पास आकर बोलता है, तू पागल हो गया है, तेरे इस तरह गुस्सा दिखाने से और डॉक्टर को मार देने से क्या मीरा सही हो जाएगी? नहीं, हम इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अच्छ गुस्से से राजीव से कहता है, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो ये दुनिया जानेगी कि अच्छ क्या चीज़ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे कुछ नहीं होगा, उसे मेरे पास वापस आना होगा, समझा तू? ऐसा बोल वो गुस्से में वहाँ से मीरा के रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि मीरा को भी इस समय एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छ जब मीरा के वार्ड में जाता है तो मीरा को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने मीरा बेड पर पट्टियों से लिपटी हुई पड़ी थी, बेजान। उसके सिर पर हाथ में पट्टियां बंधी थी, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और पूरा उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह वही लड़की है जो कल उसकी बाहों में इतनी साई कर रही थी और उस पर अपना पूरा प्यार लुटा रही थी। अच्छ को अभी अभी मीरा के चेहरे की वह मनमोहक शर्मीली सी मुस्कान याद आ रही थी, जिससे उसकी आंखों में आंसू उतर आए। अच्छ धीमे कदमों से मीरा के पास जाता है और उसके बगल में बैठकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। आंसू की एक बूंद उसकी आंखों से निकलकर मीरा के हाथों पर गिरती है। अच्छ खुद से कहता है, तुम्हें अपनी दुनिया में ले आया, अपने करीब ले आया था ताकि तुम्हें दर्द दे सकूं, लेकिन नहीं पता था कि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे खुद इतना दर्द होगा। प्लीज़ मीरा, कम बैक, इट्स टू मच हर्टिंग, आई कांट सी यू इन दिस कंडीशन, प्लीज़ कम बैक प्लीज़। यह बोल मीरा के हाथों को अपने चेहरे से लगा लेता है और वहीं बैठा मीरा के चेहरे को देखता रहता है। फिर उठकर मीरा के सर पर एक लाइट किस करता है। उसके बाद वो वहीं बैठा मीरा के चेहरे को निहारता रहता है और उसे अपने दिल की सारी बातें कहता है। बाहर खड़े राजीव और ईसा अपनी भरी आंखों से अच्छ और मीरा को देख रहे थे। 24 घंटे बीत चुके थे और मीरा को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। अच्छ वहीं एक तरफ खड़ा गुस्से से ज़मीन को घूर रहा था। ईसा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। राजीव उसे संभाल रहा था, हालांकि आंसू उसकी आंखों में भी थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मीरा की कंडीशन अब सही है, लेकिन उसको अभी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना सही नहीं होगा और अभी कम से कम उन्हें 8-9 दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी ईसा डॉक्टर के पास आकर कहती है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? क्या उसे होश आ गया है? ईसा की बात पर डॉक्टर बोलते हैं, जी उन्हें होश आ गया है, आप सभी लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की ऐसी बात मत करिएगा जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े, और हाँ, उन्हें ज़्यादा बोलने भी मत दीजिएगा। उनकी बात सुनकर राजीव और ईसा जल्दी से मीरा के वार्ड में चले जाते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं मीरा बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर जो चमक हमेशा रहती है वो चमक नहीं है, उसका चेहरा एकदम मुरझा गया है। ईसा जल्दी से उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मीरा ये सब क्या था? तूने तो जान ही अटका दी। तुझे पता है ना, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? एक बार भी तो मेरे बारे में नहीं सोची। क्या ज़रूरत थी तुझे रोड पर इस तरह से भागने की? कॉलेज और स्कूल की रेस में हमेशा पीछे से फर्स्ट आई थी और रोड पर रेस करने में हमेशा आगे से फर्स्ट आने की सोचती है। अब आगे से ऐसा तूने कभी किया ना तो मैं ये तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगी, फिर ना चलने लायक रहेगी ना दौड़ने लायक, समझी कि नहीं? उसकी ये बिना सिर पैर की बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और राजीव के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मीरा को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर ईसा कहती है, हंस क्यों रही है? बहुत मज़ा आ रहा है, तुझे लगाऊंगी एक थप्पड़, सारी हंसी निकल जाएगी। यह बोलकर वह उसे गले लगा लेती है। मीरा अपने एक हाथ से उसकी पीठ पर रखकर बोलती है, माफ़ कर दे ईशु, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, सॉरी यार, तुझे डरा दिया। मीरा जब राजीव को देखती है तो राजीव बोलता है, आप कैसी हो मीरा, ठीक हो ना? मीरा बस अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अच्छ की ओर जाती है। जब राजीव की नज़र मीरा की नज़रों का पीछा करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वह अच्छ की ओर देख रही है।
तो वो ईसा को कहता है, ईसा क्यों ना तुम मेरे साथ घर चलो और अपने हाथों से मीरा के लिए कुछ टेस्टी सा बना कर लाओ जो उसके लिए हेल्दी भी हो। राजीव की बात समझते हुए ईसा ने भी कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अच्छ धीरे धीरे मीरा के वार्ड में आता है। उसके बेड के साइड टेबल पर बैठकर मीरा को देखते हुए बोलता है, अब ठीक हो ना। मीरा जब अच्छ की ओर देखती है तो उसके चेहरे पर खुद के लिए उसे खोने का डर दिख रहा होता है। वह अपने हाथ उठाकर उसके हाथों पर रखती है और बोलती है, आप डर गए थे? नहीं, उस हालत में तुम्हें देखकर मर गया था। जब तुम्हें अब ठीक देखा हूँ तो जान वापस आई है। दोबारा यह न करना, मर जाऊँगा मैं। अब तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारे बिना अब कुछ भी नहीं रहा मैं। तुम बस चुकी हो मुझ में। मीरा उसकी बात पर कुछ नहीं बोलती है और अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए अच्छ को एकटक निहारती है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के सानिध्य में बैठे रहते हैं। तभी अचानक से अच्छ के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वह मीरा से पूछता है, मीरा, उस दिन मॉल में अचानक से क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से भागने लगी? ऐसा क्या हुआ था? उसके बाद पर मीरा उसकी तरफ देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अच्छे को क्या बताए। वहीं दूसरी तरफ आज आसी और मिहिर एक मंदिर में बैठे हुए थे। दोनों ही शादी के जोड़े में थे। मिहिर उसके साथ धूमधाम से शादी करना चाहता था, लेकिन आसी कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहती थी। इसलिए दोनों ने शांति से मंदिर में शादी करने के बारे में सोचा था। वहाँ पर आसी, मिहिर, पंडित और दाई माँ के अलावा कुछ सर्वेंट थे। उसके घर में और कोई नहीं था, क्योंकि मिहिर का भी इस दुनिया में आसी के अलावा कोई नहीं था और आसी, उसे तो किसी और के बारे में याद भी नहीं था। कुछ देर में दोनों ने साथ में फेरे लिए। मिहिर ने आसी की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इसके साथ दोनों ने एक दूसरे को अब खुद से बांध लिया, एक शादी के पवित्र बंधन में। मिहिर के चेहरे की खुशी उसकी आंखों में दिख रही थी और आसी की उसके चेहरे की मुस्कुराहट में। लेकिन क्या यह खुशियाँ उन तक बनी रहेगी, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। खैर, दोनों ने आज शादी कर ली है और मंदिर से निकल गए। आसी और मिहिर एक कार में और बाकी सभी दूसरे में। जल्दी ही दोनों घर पहुंच जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में अच्छ के पूछने पर कि मीरा ऐसे क्यों वहां से भाग आई थी, मीरा अब यह सोच रही थी। उसे समझ में नहीं आया था कि अच्छ को क्या कहे, वह सच बताए या न बताए। फिर कुछ सोचकर उसने अच्छ को बताना शुरू किया। मीरा अच्छ से कहती है, वो क्या है ना, बचपन में मेरी एक दीदी थी। वो मुझसे बहुत पहले बिछड़ गई थी और मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो बहुत अच्छी थी और अचानक से मुझे वो उस दिन मॉल में मिल गई। मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा उनसे मिल लूँ। मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए मैं उनके पीछे भाग आई। मीरा ने अच्छ को पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन जो बात थी उसको कुछ तोड़ मरोड़ के सच में बता ही दिया। अच्छ उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। मीरा की बातें सुनकर अच्छ ने पूछा, कौन दीदी, कौन थी वह? उनके बारे में कुछ बताओगी? मीरा चाहती तो थी कि वह अच्छ को आसी की पूरी बात बता दे, लेकिन फिर भी उसके मन में न जाने क्या आया कि उसने कह दिया, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं थी, बस देख लिया तो सोचा उनसे मिल लूँ। यह बोलकर मीरा अपनी आंखें इधर उधर करने लगी, जिसे देखकर अच्छ समझ गया कि मीरा भी कुछ बताना नहीं चाहती है, इसलिए उसने उस पर कोई जोर नहीं दिया। उसने मीरा को आराम करने को कहा और पास के सोफे पर जाकर बैठ गया। अच्छ ने मीरा से आगे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन न जाने क्यों उसका मन नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि मीरा ज़रूर उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए उसने खुद से ही पता लगाने की सोची। मीरा दवाओं की असर से फिर से सो चुकी थी। अच्छ ने जब उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि मीरा इस समय अपना मुंह खोले सो रही थी। वो किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। अचानक से उसे कुछ याद आया। एक छोटा सा बच्चा एक घर में जाता है, वो देखता है तो वहाँ से छोटे से बेड पर एक लड़की सो रही थी, जिसके पास एक छोटी डॉल थी, जिसे वो अपने बाहों में जकड़ कर सोई थी। जब वो लड़का उस लड़की के पास जाकर उसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो खुद से ही बोलता है, ये मायू भी ना हमेशा मुंह खोल कर क्यों सोती है? इससे इसके मुंह से सलाइवा गिरकर इसकी डॉल को भी भिगा देता है, फिर खुद ही गुस्सा करती है कि मेरी डॉली को किसने गीला कर दिया। ये बोल वो खुद में ही हंसने लगता है। अच्छा, अपने ख्यालों में इतना मसरूफ़ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने दो लोग खड़े उसे घूर रहे हैं। ये दोनों राजीव और ईसा थे, जो अच्छा और मीरा की ज़रूरत का सामान और खाना लेकर आए थे। लेकिन जब दोनों ने देखा कि अच्छा अकेला बैठा मुस्कुराए जा रहा है तो दोनों ही उसकी तरफ बढ़ गए। तभी राजीव ने जाकर अच्छ के कान के पास कहा, किसके ख्यालों में गुम हो भाई? अच्छा अभी भी खोए हुए ही बोला, अपनी मम्मा। इसके आगे वो कुछ बोलता कि उसे ध्यान आया कि वो क्या बोलने जा रहा था। वो चुप हो गया और राजीव और ईसा को घूरने लगा। तो ईसा ने बोला, मम्मा से क्या?
राजीव ने कहा, सिंपल सी बात है, म से मीरा है ना। ये बोल उसने अच्छ की ओर देखकर अपनी आई विंक कर दिया। अच्छ ने कुछ नहीं कहा और उन दोनों को घूरते हुए बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही दोनों जोर से हंस पड़े। उनके हंसने की आवाज़ सुनकर मीरा की नींद भी खुल गई। मीरा ने जब उन दोनों को हंसते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, इतना किस बात पर हंसा जा रहा है। उसकी बात पर ईसा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चल मैं तुझे कुछ खिला दूँ। दूसरी ओर मिहिर और आशी शादी के बाद घर वापस आ गए थे। दाई माँ ने उनके गृह प्रवेश की सारी रस्मों को पूरा किया, जिसके बाद दोनों ही कमरे में चले गए। आशी खुश तो थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। अब ये डर क्यों था, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। मिहिर उसकी हालत बखूबी समझ रहा था, तो उसने कहा, आशी तुम परेशान मत हो, अपना पूरा टाइम लो। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हमारे पास पूरी लाइफ बची है, तो तुम घबराओ मत, ओके। ये बोल वो उसके माथे पर लाइट किस करके बाथरूम में चला गया। उसके ऐसे बिहेव से आशी के चेहरे से सारा डर खत्म हो गया और वो जगह एक स्माइल ने ले ली। मिहिर अच्छे से जानता था कि आशी को जो डर है वो उसके अतीत के हादसे का है, जिसके बारे में उसे याद तो नहीं, लेकिन उसका डर जरूर है। और आशी को इस दर्द में देखकर मिहिर को बहुत दर्द होता है। वो आशी को बहुत चाहता था, लेकिन जब उसने इतने साल इंतज़ार किया तो कुछ टाइम क्यों नहीं कर सकता है। कुछ देर में जब मिहिर बाथरूम से बाहर आता है तो सामने का नज़ारा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सामने आशी वैसे ही बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उसका सर बेड की क्राउन से टिका था। मिहिर के चेहरे पर जो स्माइल थी वो और चौड़ी हो गई। वो धीरे से आशी के पास गया और उसके सामने बैठकर उसके मासूम चेहरे को देखकर बोला, तुम्हें इस तरह से देखने का सपना मैंने तभी से देखना शुरू कर दिया था जब पहली बार तुमसे मिला था। आज वो सपना सच हो गया है। वादा है मेरा, तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तभी वो देखता है कि गहनों की वजह से वो सो नहीं पा रही है, तो उसने धीरे धीरे उसके गहने उतार दिए और उसे ठीक से सुलाकर उसके बगल में सो गया। कुछ देर में उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ, तो उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि आशी उससे लिपट कर सो गई है, तो वो मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में समेट कर सो गया। हालांकि अभी दिन था, लेकिन दोनों ही थके हुए थे, अपनी नींद पूरी करने में लग गए। वहीं हॉस्पिटल में अच्छ बाथरूम से बाहर आता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस जाती है, क्योंकि सामने मीरा के पास वाली टेबल पर तनय बैठा हुआ था और दोनों ही हंस हंस के बातें किए जा रहे थे। उन दोनों के साथ ईसा भी थी, लेकिन वो दूसरे साइड खड़ी थी। जब उसकी नज़र राजीव पर जाती है तो राजीव उसे कहीं नहीं दिखता है। अच्छ जल्दी से मीरा के पास पहुंचता है और तनय से बोलता है, मिस्टर तनय, आप यहाँ, आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया। तनय कुछ बोलता उसके पहले ही ईसा ने बताया, वह तनय की मॉम ने इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, वह उनसे मिलने आया था, तो उसने मुझे देख लिया, तो मैंने उसे बताया कि मीरा यहाँ है, तो मीरा से मिलने चला आया। अच्छा, ईसा की ओर देखकर बोलता है, तुमसे किसने कहा था इसे बताने के लिए। उसकी बात पर तीनों उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। तभी मीरा बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं सर। तनय मेरा और ईसा का बचपन का दोस्त है, हमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई साथ में ही की है। अगर वह मुझसे मिलने चला आया तो उसमें गलत क्या है। मुझे तुम सही गलत मत समझाओ। और मिस्टर मल्होत्रा, आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्राइवेट VIP रूम है। यहाँ आने से पहले आपको यहाँ पर पेशेंट के रिलेटिव से परमिशन लेना पड़ता है। क्या आपको नहीं पता। वैसे ही अस्पताल में आपकी मॉम भी हैं, तो आपको इस बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। मैंने ईसा को कन्फर्म किया था, तनय ने कहा। ईसा, क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा इसे यहाँ बुलाने से पहले। उसकी बात पर ईसा बोलती है, वो मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से नाराज़ हो जाएंगे, नहीं तो मैं आपके पास आकर ज़रूर पूछ लेती। बात नाराज़ होने की नहीं है, बात है मीरा की सेफ्टी की, और उसके लिए मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता, चाहे वह बचपन का दोस्त हो या बुढ़ापे का। उसकी बात सुनकर तनय बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है और वो वहाँ से निकलने लगता है। मीरा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अच्छ के गुस्से के आगे वह कुछ भी नहीं कहती है। जब तनय दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे राजीव वहां खड़ा दिखाई देता है। वह उसे इग्नोर करके बाहर की ओर चला जाता है। तनय को वहां देखकर राजीव को कोई आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन उसे अच्छ का उसके साथ किया गया व्यवहार बहुत ही अजीब लगता है। तो वह अच्छ से आकर बोलता है, तू पागल हो गया है क्या। वो तो सिर्फ उन दोनों का फ्रेंड है और मीरा को देखने आ गया, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली कौन सी बात हो गई थी। गुस्सा क्यों कर रहा है। उसकी बात पर अच्छ ने कहा, मेरे गुस्से के पीछे का कारण मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले यह बता तू था कहाँ। वो मुझे डॉक्टर ने पास बुलाया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं गलती से उधर आ गया, राजीव ने कहा।
ओके मेरे साथ बाहर चल, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह बोलकर वो दोनों बाहर चले आते हैं। बाहर आकर राजीव अच्छे से पूछता है, तू बताएगा आखिर बात क्या है? राजीव की बात पर अच्छे ने कहा, तने में कुछ गड़बड़ है। उसकी बात पर राजीव ने कहा, गड़बड़ है मतलब क्या गड़बड़ है? उसके सवाल पर जो अच्छे उसे जवाब देता है, उसकी बात सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह बोलता है, लेकिन तू इतना श्योर है कि यह वही है? मैं 100% श्योर हूँ, मेरे पास फुल प्रूफ है। फिर वह दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और वापस वार्ड में चले आते हैं जहाँ ईसा कुछ फ्रूट्स कट करके मीरा को खिला रही थी। अच्छ को देखकर मीरा गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि उसे अच्छ का तने से ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी ओर तने जब अस्पताल से बाहर निकलता है तो वो किसी को फ़ोन लगाकर कहता है, सर मैंने आपका काम कर दिया है। उधर से कुछ कहा जाता है जिसके बाद तने बोलता है, ओके लेकिन इन सब में मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी होनी चाहिए। किससे बात कर रहा था तने? क्या साजिश कर रहा है वो मीरा के लिए? और ऐसा क्या राजीव को अच्छे ने बताया कि वो इतना शौक हो गया है? आखिर क्या प्लानिंग चल रही है और किसके बीच में? क्या मीरा और अच्छ पर फिर से मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।